औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस ऑफ जस्टिस से मैं हूँ सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट। और आज का जो मेरा लेक्चर है वो है जॉइंट प्रॉपर्टी पर। जो मुश्तरका खातादार होते हैं, एक प्रॉपर्टी में ज़्यादा हिस्सेदार होते हैं, उसके बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। लेक्चर की डेप्थ में चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। अब मैं अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करता हूं। सबसे पहला जो सवाल है वो है मुश्तरका खातादार होता क्या है, खाता शरीक क्या होता है, जॉइंट प्रॉपर्टी होल्डर क्या होता है। तो जॉइंट प्रॉपर्टी होल्डर या मुश्तरका खातादार या खाता शरीक, जब एक प्रॉपर्टी में दो या दो से ज़्यादा मालिकान होते हैं तो उन्हें खाता शरीक कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक 5 मरले का प्लाट है तो उसमें दो या दो से ज़्यादा मालिक हैं उस प्लाट के, तो उसे हम कहेंगे कि ये खाता शरीक हैं, ये जॉइंट प्रॉपर्टी होल्डर हैं। तो क्योंकि उन सब का वहाँ पर हिस्सा होता है। अक्सर जो मुझे सवाल व्हाट्सएप पर भी पूछे जाते हैं या कचहरी कोर्ट वगैरह में जो लोग आते हैं तो वो भी जो अक्सर सवाल पूछते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं खाता शरीक के बारे में वो दो हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या खाता शरीक ज़मीन बेच सकता है। तो उसके बारे में एक सिंपल सा जवाब है कि बिल्कुल बेच सकता है। जो खाता शरीक होता है वो बिल्कुल अपने हिस्से की ज़मीन उस जो जॉइंट प्रॉपर्टी है उसमें से बेच सकता है। उस पर कोई किसी तरह की कदगन नहीं है कि वो नहीं बेच सकता। लेकिन ख़रीदने वाले के लिए ये है कि अगर वो जॉइंट प्रॉपर्टी में से किसी खाता शरीक से कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है तो वो ये मेक श्योर करे कि जो प्रॉपर्टी वो ख़रीद रहा है वो उसका इतना उस खाता शरीक का इतना हिस्सा वहाँ मौजूद है। लेट्स सपोज 5 मरले का प्लाट है, 5 मालिकान हैं, हर एक का हिस्सा एक एक मरले है। तो सबसे पहले आप ये करें कि आप उससे फ़र्द बै मंगवाएं। उसे कहें कि अपनी इस प्रॉपर्टी जो वो मुझे भेज रहा है तो आप इसका फ़र्द बै मुझे निकलवा के दें। जब फ़र्द बै निकाला जाएगा तो उसके ऊपर उस खाता शरीक का जो हिस्सा जो उसका शेयर बनता है वो लिखा होगा। अगर 1 मरला है तो वो 1 मरला लिखा होगा, अगर 2 मरला है या जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी की वहाँ पर उसमें वो मालिक है तो वो लिखा होगा। तो आप उस हिसाब से पेमेंट करें और उस हिसाब से ख़रीदें। दूसरा जो क्वेश्चन किया जाता है कि क्या हमें खाता शरीक से ज़मीन ख़रीदनी चाहिए। तो इसके बारे में अगर आप मुझसे सवाल ये पूछते हैं और कहते हैं कि मैं सिंसियर हो के आपको जवाब दूं, तो उसका जवाब नो होगा। आप कभी भी ऐसी ज़मीन में जो अभी तक तकसीम नहीं हुई उससे ज़मीन ना ख़रीदें। उसकी वजूहात भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल ये है कि खाता शरीक से आप जब ज़मीन ख़रीद लेते हैं तो उसकी आपको प्रॉब्लम क्या होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि आपको पता ही नहीं है कि अभी वो किस ज़मीन का मालिक है, उसका कितना शेयर है और उस शेयर की वैल्यू क्या है। मिसाल के तौर पर एक ज़मीन है 100 कनाल, जिस खाता शरीक से आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं उसका हिस्सा उसमें 20 कनाल है और जो उसके कब्ज़े में है वो अभी वो ज़मीन है जो रोड, फ़र्ज़ किया ये रोड जा रही है तो यहाँ पर जो 20 कनाल ज़मीन है वो खाता शरीक जो आपको बेच रहा है तो उसके कब्ज़े में ये वाली 20 कनाल ज़मीन है जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर उस 100 कनाल में 5 मालिकान हैं या 10 मालिकान हैं या इससे ज़्यादा कम हैं तो वो इस ज़मीन के बेशक वो उनके कब्ज़े में है या नहीं है तो वो एक एक इंच के मालिक हैं। इसलिए जो बेचने वाला है वो अगर आपको 20 कनाल का कब्ज़ा जो है वो रोड के बिल्कुल साथ दे रहा है और आपसे उसी हिसाब से उस प्रॉपर्टी की कीमत वसूल कर रहा है, तो कल जब इस प्रॉपर्टी की पार्टीशन होगी तो वहाँ पर आप बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि आपको वो 20 कनाल फ्रंट से नहीं मिलेगी। अगर टोटल 100 कनाल है तो उसमें से अगर 5 खाता शरीक है तो अगर वो पार्टीशन प्रॉपर्टी उसकी पार्टीशन अगर थ्रू कोर्ट की जाती है तो कोर्ट क्या करेगी, आपका फ्रंट पर हिस्सा सिर्फ 4 कनाल निकलेगा, क्योंकि 5 खाता शरीक है तो पाँचों को फ्रंट से 4-4 मरले दिया जाएगा। इसी तरह बैक से फिर इस तरीके से उसकी पार्टीशन होगी।
तो आप अगर 20 कनाल की यहाँ आगे फ्रंट से ही पेमेंट कर रहे हैं तो आपको कल बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए खाता शरीक से ज़मीन खरीदने से हम मना करते हैं। जो भी लायर होगा वो आपको मना करेगा कि आप जब तक उसकी पार्टीशन ना हो जाए आप उससे ज़मीन ना ख़रीदें। अब ज़मीन दो तरह से होती है, इसकी पार्टीशन भी दो तरह से होती है। पहली जो किस्म है वो एक तो है रेजिडेंशियल लैंड, जहाँ पर आप रिहाइश पजीर होते हैं, ये मकानात वगैरह जहाँ बने होते हैं, और दूसरी है कमर्शियल लैंड। अब इनमें अगर कोई खाता शरीक हैं, फ़र्ज़ क्या एक मकान है तो उसमें 3 4 5 बहन भाई हैं, उनका वो सबके शेयर्स हैं, या इसी तरह एक दुकान है तो उसमें भी कोई बहन भाई हैं तो उनके शेयर्स हैं, या कोई भी और हो सकते हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी होल्डर हो सकते हैं जिन जो खाता शरीक है। तो अगर आपने वहाँ से ज़मीन ख़रीद ली तो फिर क्या होगा, कल जब आप ज़मीन ख़रीद लेंगे या वो उस दुकान मकान में से अपना उस जो खाता शरीक है उसके हिस्से की हद तक आपने उसका हिस्सा ख़रीद लिया है, तो कल जब आप सूट फॉर पार्टीशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपने अगर एक दुकान है तो 5 वहाँ पर मालिक है, तो आप 5 मरले की दुकान है या 3 मरले की दुकान है तो डेफिनेटली आपको अपना हिस्सा अलग चाहिए होगा। क्योंकि अगर वो बहन भाई थे तो वो तो इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन आप तो उनके साथ ना बिज़नेस इकट्ठा कर सकते हैं, ना आप उनके साथ इकट्ठे रह सकते हैं। तो इसलिए डेफिनेटली आपने अपना हिस्सा अलग करना होगा। तो हिस्सा अलग करने के लिए आप एक बात याद रखें कि कभी भी अगर आप अपने लॉयर के पास जाते हैं तो सूट फॉर पोजेशन फ़ाइल नहीं करना। जो खाता शरीक होता है उसके ख़िलाफ़ सूट फॉर पोजेशन जो कब्ज़े का दावा होता है वो मेंटेनेबल नहीं होता। ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2019 SCMR 84। इसमें बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया गया है कि जो भी जॉइंट प्रॉपर्टी होल्डर हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ कब्ज़े का दावा नहीं करेंगे बल्कि तकसीम का दावा करेंगे, ताकि कोर्ट उनको तकसीम करके उनका हिस्सा दे सके। तो जब आपने खाता शरीक से उसमें कमर्शियल लैंड में या रेजिडेंशियल लैंड में मकान या दुकान में आपने हिस्सा ख़रीद लिया तो आप सिविल कोर्ट में तकसीम का दावा करेंगे। आप करते हैं ठीक, नहीं तो कोई दूसरा कर देगा। तो जब तकसीम का दावा होगा तो उसमें आगे चल के जो केस जिस तरह चलते हैं नॉर्मली वो शादें होती हैं, बहस होती है, फिर फ़ैसला होता है। तो जब फ़ैसला हो जाएगा तो उसके बाद ये होगा कि कोर्ट एक रेफरी अपॉइंट करेगी और रेफरी को मौका पर भेजेगी कि जाके देखो कि आया ये ज़मीन जो दुकान की शेप में है या वो मकान की शेप में है तो ये तकसीम के काबिल है कि जितने इसमें खाता शरीक हैं उन सब को अलग अलग हिस्सा दिया जा सकता है कि नहीं। तो रेफरी जाके मौका पर देखता है तो अगर 5 मरले का दुकान है तो वो कैसे पार्टीशनेबल होगा, कैसे हर उसमें खाता शरीक को अलग अलग हिस्सा मिलेगा। तो डेफिनेटली वहाँ से वो आके रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवाएगा और कोर्ट फिर उसके बाद कोर्ट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो उसकी ऑक्शन कर दे, उसकी नीलामी कर दे। नीलामी करके फिर जो जिस खाता शरीक का जितना जितना हिस्सा है उसे दे दिया जाता है। उसके अलावा दूसरी किस्म की जो ज़मीन है वो है एग्रीकल्चर लैंड, ज़र्री ज़मीन। एग्रीकल्चर लैंड जो होती है उसकी तकसीम सिविल कोर्ट में नहीं होती, सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। उसकी तकसीम आप रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाकर करवाएंगे। फ़र्ज़ किया आपने एक ज़र्री ज़मीन ख़रीद ली है जिसमें बाकी खाता शरीक भी हैं, या आपने ख़रीद लिया तो आप नहीं जा रहे लेकिन कोई दूसरा चला गया, तो वो सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास तहसीलदार के पास जाके लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की सेक्शन 135 के तहत तकसीम के लिए एप्लीकेशन देगा। जब वो एप्लीकेशन देगा तो वहाँ पर जो बाकी खाता शरीक हैं सबको तलब किया जाएगा, समझ जाएंगे, वहाँ पर वो आएंगे। तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड की तकसीम होती है तो उसके लिए शराइत वाजिबुल अर्ज़ आपको चाहिए होता है। उसके लिए नक्शा अलिफ बे जीम होता है, और जो नक्शा जीम होता है उसमें वो उस प्रॉपर्टी की मुकम्मल डिटेल होती है। बेशक आप फ्रंट पर रोड पर 20 कनाल पर बैठे हुए हैं, लेकिन जब नक्शा जीम मरतब किया जाएगा तो उस प्रॉपर्टी की डिटेल दी जाएगी कि कौन सी प्रॉपर्टी किस तरह की है। तो फ़र्ज़ किया अगर 20 कनाल रोड पर है, फिर 20 कनाल पीछे कोई इस तरह की है कि जो काबिल काश्त है, फिर पीछे 20 कनाल कोई ऐसी है कि जो मतलब जिसमें ऐसी है कि वो को काश्त वगैरह नहीं हो सकती, किसी काबिल ज़मीन नहीं है, बंजर जिसे हम कहते हैं बंजर ज़मीन है। तो इस तरह से उसकी डिटेल नक्शा जी में मरतब की जाएगी। जब वो
तहसीलदार साहब पार्टीशन करेंगे तो वो ये देखेंगे कि बेशक एक बंदा फ्रंट रोड पर बैठा हुआ है 20 कनाल पर, दूसरा उससे पीछे 20 पर बैठा हुआ, तीसरा उससे पीछे 20 कनाल पर बैठा हुआ। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्रंट पर बैठा है वो तो सबसे जो महंगी तरीन जगह है वहाँ बैठा हुआ है, लेकिन जो पीछे किसी बंजर जगह पर बैठा हुआ है तो उसके लिए तो वो 20 कनाल किसी काम की नहीं है। तो फिर वो तकसीम करते हुए ये देखा जाता है कि जो फ्रंट पर फ़र्ज़ किया 20 कनाल जो रोड पर है तो वो 4-4, अगर 5 उसमें खाता शरीक है तो वो 4-4 कनाल सबको दी जाएगी। फिर पीछे जो काबिल काश्त ज़मीन है उसमें से भी इसी तरह अगर 20 कनाल है तो 4-4 कनाल सबको दी जाएगी। फिर अगर पीछे बंजर ज़मीन है वो भी 20 कनाल है तो वो 4-4 कनाल सबको दी जाएगी। तो इस तरीके से प्रॉपर उसकी तकसीम की जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पर जो खाता शरीक से ज़मीन ख़रीदते हुए आप जब पेमेंट करेंगे तो ये लाजमी देखना है कि बेशक आपका कब्ज़ा आपको सड़क पर दिया जा रहा है, उसके साथ साथ दिया जा रहा है, लेकिन कल जब कोई भी खाता शरीक कोर्ट में चला जाएगा, तहसीलदार साहब के पास चला जाएगा, तो उसको जो जब तकसीम होगी तो वो इस तरीके से जो अभी मैंने आपको बताया इस तरीके से होगी, आपका कब्ज़ा दूसरों के हवाले किया जाएगा। तो इसलिए पेमेंट करने से पहले अपने लॉयर से लाजमी डिस्कस करें कि ये ज़मीन मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ, इसमें इतने खाता शरीक हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या, ये वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करके उसके बाद पेमेंट करें। खाता शरीक पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर रेज़ किया जाता है कि खाता शरीक होता है क्या, आम लोगों को इसको समझ नहीं है। तो खाता शरीक फिर बताता चलूँ कि एक ज़मीन पर जब 2 या 2 से ज़्यादा मालिक होते हैं एक ज़मीन के, वो एक मरले से लेके इससे ज़्यादा कम कुछ भी हो सकती है, जितनी भी ज़मीन है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा मालिक होते हैं तो वो खाता शरीक कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर 5 मरले का एक प्लाट है तो उसमें 3 खाता शरीक भी हो सकते हैं, 3 जो जॉइंट प्रॉपर्टी होल्डर होते हैं उनको खाता शरीक कहते हैं। तो इस पर मेरी आप सबसे फिर एंड पर अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मांगेंगे तो ये है कि खाता शरीक से जब तक ज़मीन तकसीम ना हो तब तक उससे ना ख़रीदें। आप जो बेचने वाला है खाता शरीक में से कोई भी आपको ज़मीन बेचना चाह रहा है तो आप उसे कहें कि पहले इसकी प्रॉपर तकसीम करवा लो, फिर मैं उसके बाद ख़रीदूँगा। और जो दूसरी बात याद रखने वाली होती है कि जितने खाता शरीक होते हैं वो सारी प्रॉपर्टी के 1-1 इंच के मालिक होते हैं। फ़र्ज़ किया 5 मरले की ज़मीन है और उसमें 10 अगर फ़र्ज़ किया खाता शरीक हैं, तो वो जो 10 खाता शरीक हैं बेशक किसी का हिस्सा 1 मरला हो, किसी का आधा मरला हो, किसी का उससे भी कम हो, लेकिन वो जब तक तकसीम नहीं होती तो इस 10 ये जो 10 खाता शरीक हैं ये इस 5 मरले के 1-1 इंच के मालिक तस्वर किए जाएंगे। दूसरी एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट वो अर्ज़ करता चलूँ कि अगर फ़र्ज़ किया कोई ऐसी ज़मीन होती है कि जो अभी तक तकसीम नहीं हुई और आप उसमें खाता शरीक हैं, लेकिन कोई जो दूसरा खाता शरीक है वो उसमें अभी बग़ैर उसको तकसीम किए उसके किसी जो वैल्यूएबल वो पोर्शन है तो उस पर तकसीम वो उसको तमीर करने जा रहा है, कोई भी चीज़ उसकी उस पर तमीर करने जा रहा है, तो आपने उसको वहाँ पर तमीरात नहीं करने देनी और फ़ौरन आपने कोर्ट में चले जाना है और इस पर स्टे लेना है। उसकी वजह ये होती है कि जब एक जो ऐसा वैल्यूएबल वो पोर्शन होता है तो कोई खाता शरीक उसमें कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है, फ़र्ज़ किया वहाँ पर कोई प्लाज़ा बनाने लगता है, तो आप पहले उसे रोकते नहीं हैं, लेकिन जब प्लाज़ा बन जाता है तो फिर आप भागे भागे आते हैं कोर्ट में कि वो इतने किराए खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो कोर्ट वहाँ पर एक क्वेश्चन रेज़ करती है कि जब ये इसने प्लाज़ा बनाना स्टार्ट किया तो आप कोर्ट में तब आए थे? जब नहीं आए थे तो इसका मतलब यह है कि उसने आपकी मर्ज़ी से वो वहाँ पर तमीरात की हैं। तो इसलिए जैसे ही कोई इस तरह का काम करता है, खाता शरीक जो होता है, अगर वो किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले जैसे ही वो वहाँ पर मटेरियल वगैरह इकट्ठा करता है तो आप फ़ौरन कोर्ट में चले जाएं और वहाँ पर जाके स्टे करवा लें और उसके साथ फ़ौरन तकसीम का दावा कर दें ताकि आपकी प्रॉपर्टी तकसीम होकर आपको आपके शेयर के मुताबिक मिल सके। उम्मीद है आज का लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे हासिल होंगी और आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह।